ट्रेन ड्रीम्स मूवी की शुरुआत एक वॉइस ओवर से होती है, जहां नरेटर हमें रॉबर्ट ग्रेनर नाम के एक आम से अमेरिकन रेलवे वर्कर की लगभग 80 साल की जिंदगी के बारे में बताता है। नरेटर बताता है कि रॉबर्ट को ये तक नहीं पता था कि वो कब पैदा हुआ या उसके पेरेंट्स कैसे मर गए। उसके लिए जिंदगी तब से शुरू हुई जब वो 6-7 साल का हुआ था और उसे फ्राई इडाओ नाम की जगह पर भेज दिया गया था। वहाँ एक परिवार ने उसे अपना लिया, लेकिन बचपन में ही उसने हिंसा का एक बहुत खौफनाक रूप देखा, जब शहर से 100 से ज़्यादा चाइनीज़ फैमिली को ज़बरदस्ती निकाल दिया गया। जब वो बड़ा हो रहा था, उसने स्कूल जाना भी छोड़ दिया था और लगभग 20 साल बिना किसी पर्पस के गुजार दिए। रॉबर्ट को ज़िंदगी में किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था, पर एक दिन सब बदल गया जब चर्च के बाहर उसकी मुलाकात ग्लैडिस से हुई। ये मुलाकात उसके लिए पहली बार एक डायरेक्शन की तरह थी। ग्लैडिस सिर्फ इसलिए उसके पास आई क्योंकि रॉबर्ट को पहले कभी उसने चर्च में नहीं देखा था। उसी दिन से रॉबर्ट चर्च में सिर्फ ग्लैडिस को देखने के लिए जाने लगा। अगले 3 महीनों में दोनों काफ़ी क्लोज हो गए और उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद उन्होंने नदी के किनारे एक छोटा सा सपनों का घर बनाने का प्लान किया। कुछ मुर्गियों के साथ वो अपने छोटे शांत और प्यारे घर में बहुत खुश रहते थे, लेकिन रॉबर्ट का रेलवे के ट्रैक्स पर मजदूरी का काम उसे कई महीने घर से दूर रखता था। उसके साथ काम करने वाले लोग देश के अलग अलग कोनों से आए थे, जिनके बारे में रॉबर्ट ने पहले कभी सुना भी नहीं था। फिर भी सबके बीच एक अजीब सी बॉन्डिंग बन गई। धीरे धीरे वो लोग रॉबर्ट के लिए एक दूसरा परमानेंट परिवार जैसे हो गए। फिर 1917 में जब रॉबर्ट अपनी टीम के साथ रेलवे कंपनी के लिए रॉबर्ट्स ब्रिज बना रहा था, तब अचानक कुछ मजदूर आए और उसके एक चाइनीज साथी को जबरदस्ती खींच कर ले गए। रॉबर्ट घबरा गया और पूछने लगा कि उसने ऐसा क्या किया है। उसने उस साथी को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन उन लोगों ने उस बेचारे को उसकी आंखों के सामने ही पुल के नीचे फेंक दिया। जब ब्रिज का निर्माण पूरा हो गया, तब उस पर ट्रेन चलाकर उसका इनॉग्रेशन किया गया। सब लोग खुश होकर तालियां बजा रहे थे, लेकिन रॉबर्ट बिल्कुल खुश नहीं था। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही थी, वो चाइनीज साथी जिसे वो बचा नहीं पाया। अब प्रोजेक्ट खत्म होते ही रॉबर्ट महीनों बाद घर वापस आया। ग्लैडिस उसे देखकर खुश हो गई और उसने रॉबर्ट को दिखाया कि उनकी बेटी केटी कितनी बड़ी हो चुकी है। रॉबर्ट के चेहरे पर घर आने की सच्ची खुशी दिख रही थी। उस रात उन्होंने सेलिब्रेशन के लिए एक स्पेशल डिनर बनाया। हंसी मजाक, बातें और परिवार के प्यारे पलों ने उस शाम को बहुत यादगार बना दिया। रॉबर्ट हर पल अपनी बेटी के साथ रहकर वो सुकून महसूस कर रहा था जो उससे सिर्फ परिवार से मिल पाता था। लेकिन हालात ऐसे थे कि परिवार को चलाने के लिए नया वुड कटिंग सीजन आते ही रॉबर्ट को फिर घर छोड़कर काम पर जाना पड़ता था। बाहर से वो स्ट्रॉन्ग लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर ये दूरी हर बार उसे थोड़ा तोड़ देती थी। उसके ज़्यादा साथी अकेले ही रहते थे, बेघर, बिना परिवार के, क्योंकि वो काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे। रॉबर्ट ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था, पर उनकी टीम में एक आदमी था, सैम, जो काम के दौरान और आराम के समय सिर्फ बाइबल के बारे में ही बात करता रहता था, जैसे बाइबल उसके सामने ही लिखी गई हो। फिर एक दिन जब सब लोग अपना नॉर्मल काम कर रहे थे, एक आदमी अचानक सैम को ढूंढते हुए वहां आया। बिना कुछ बोले उस पर गोलियां चला दी। उस आदमी का कहना था कि सैम ने उसके भाई को सिर्फ काला होने की वजह से मार दिया था। ये घटना सबके लिए एक बड़ा झटका थी। इस इंसिडेंट के बाद रॉबर्ट कुछ दिनों तक एक और साथी आर्न के साथ काम कर रहा था। आर्न डायनामाइट और ब्लास्ट का एक्सपर्ट था। वो शांत, सीरियस और ऐसे लगता था जैसे हर चीज़ पहले से ही समझता हो। अक्सर वो अपने पुराने तजुर्बे और गुजरे सालों की कहानियां सुनाता रहता था, लेकिन रॉबर्ट अब भी रात को सो नहीं पाता था। उसके दिमाग में बार बार वही चाइनीज साथी की तस्वीर आती, जिसे वो बचा नहीं पाया था। कुछ न कर पाने का गिल्ट उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। रॉबर्ट की कंडीशन देखकर आर्न रात को माउथ ऑर्गन बजाता था, ताकि रॉबर्ट का मन शांत हो जाए और वो नींद ले सके। हर नया असाइनमेंट मिलते ही लकड़हारे जंगल के ऑर्क अंदर जाते, नए पेड़ काटते। उनका दिन सुबह सूरज निकलते ही शुरू होता और सूरज डूबने पर खत्म होता। तजुर्बे से वो अंदाज़ा लगा लेते थे कि पेड़ किस तरफ गिरेगा, लेकिन एक छोटी सी गलती ने पहले भी कई साथियों की जान ले ली थी और रॉबर्ट ने ये सब अपनी आंखों से देखा हुआ था। मरे हुए साथियों की याद में वो लोग उनके जूते वहाँ पे पेड़ों पर लटका देते। ये एक खामोश निशानी होती थी कि वो कभी यहाँ जिंदा मौजूद थे। दुख बहुत गहरा था, लेकिन क्योंकि लकड़ी की डिमांड कभी रुकती नहीं थी, काम भी कभी रुक नहीं सकता था। लगातार होते हादसों की वजह से रॉबर्ट के अंदर अपनी मौत का डर भी बैठ गया था। ये डर उसे हमेशा याद दिलाता था कि घर पर उसका परिवार उसका इंतजार कर रहा है और वो अपनी जान बार बार खतरे में नहीं डाल सकता। इसीलिए हर बार जब वो लंबे सीजन के बाद घर वापस आता तो घर उसे एक सुरक्षित जगह जैसा लगता। वो केटी के साथ जितना हो सके उतना वक्त बैठता, पर धीरे धीरे उसे लगने लगा कि केटी बहुत जल्दी बड़ी हो रही है और वो उसके बचपन के कई अनमोल पल खो रहा है, पल जो कभी वापस नहीं आएंगे।
एक रात ग्लैडिस ने धीरे से कहा कि वो भी जंगल चले ताकि लकड़ी काटने के सीजन में रॉबर्ट से दूर न रहना पड़े। उसने कहा कि वो वहाँ मजदूरों के कपड़े धोकर कुछ पैसे कमा लेगी, लेकिन रॉबर्ट ने सीधा मना कर दिया। जंगल उसे बहुत खतरनाक लगता था, खासकर केटी के लिए। परिवार की सेफ्टी के लिए उसने पास के इलाकों में ही छोटे छोटे काम करना शुरू कर दिया ताकि घर से दूर न जाना पड़े। पैसे की तंगी थी और कम वेतन में जिंदगी मुश्किल हो रही थी, लेकिन इन सब मुश्किलों के बीच परिवार के साथ गुजारे हुए वो पल रॉबर्ट के लिए बहुत कीमती थे, जैसे जिंदगी ने उसे थोड़ी देर के लिए सुकून दे दिया हो। आखिर कई दिनों तक सोचने के बाद रॉबर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया। वो एक आखिरी बार जंगल जाएगा लकड़ी काटने के काम पर, लेकिन इस बार उसका गोल क्लियर था, जितना हो सके उतना पैसा बचाना ताकि वापस आकर वो और ग्लैडिस मिलकर अपनी छोटी सी आराम मील और खेती शुरू कर सके। ग्लैडिस का सपना था कि उनके घर के पास ही उनका अपना काम हो ताकि रॉबर्ट को बार बार दूर न जाना पड़े। अब रॉबर्ट भी सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं, बल्कि अपनी फैमिली के पास हमेशा रहने के सपने के लिए मेहनत कर रहा था। लेकिन एक दिन जंगल में हादसा हो गया। काम के दौरान एक भारी पेड़ की शाखा आंट पर गिर गई। चोट इतनी गहरी थी कि कुछ दिनों में ही आंट की मौत हो गई। ये पूरी टीम के लिए सदमा था, लेकिन रॉबर्ट के लिए दर्द और भी ज्यादा था क्योंकि आंट उसका सबसे करीबी साथी था। रातों में आंट रॉबर्ट को सुलाता और उसकी तन्हाई समझता था। उस पल रॉबर्ट को समझ आया कि जंगल सिर्फ पेड़ नहीं काटता, ये धीरे धीरे इंसान को भी तोड़ देता है। सीजन खत्म होते ही रॉबर्ट ट्रेन से घर आया। थकान की वजह से पुरानी यादें उसे फिर से सताने लगीं। अचानक तेज शोर से उसकी आंख खुली और उसने खिड़की से आसमान में काला धुआं उड़ता हुआ देखा। डर के मारे वो तुरंत स्टेशन पर उतरा, लेकिन वहां अफरा तफरी थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। रॉबर्ट ने हड़बड़ाकर पूछा, क्या किसी ने मेरी पत्नी को देखा, मेरी बेटी को देखा? लेकिन कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। धड़कते दिल के साथ रॉबर्ट जंगल की तरफ भागा, जहां आग सबको जला रही थी। धुआं और लपटों के बीच उसने अपने घर तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन आग ने उसका रास्ता रोक दिया। वहां की गर्मी और धुआं उसके लिए असहनीय था। फिर भी वो आगे बढ़ता रहा क्योंकि अपने परिवार की खबर न होने का डर उससे ज्यादा भयानक था। आखिर में सब कुछ जलकर राख हो चुका था। रॉबर्ट अपने टूटे बिखरे घर के अवशेषों के बीच बैठ गया और उन छोटी छोटी चीज़ों को हाथ में पकड़ता रहा जो कभी उसके परिवार की पहचान थी। अगले 2 हफ्ते रॉबर्ट हर नज़दीकी गांव में भटकता रहा, उम्मीद में कि शायद ग्लैडिस और केटी कहीं मिल जाएं, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिला। थककर वो अपने जले हुए घर के पास पहुंच गया, जहां उसने उन्हें आखिरी बार छोड़ा था। फिर भी उसके अंदर उम्मीद की छोटी सी लहू जल रही थी कि शायद एक दिन वे लौट आएं। दिन रात वो अपने परिवार के साथ बिताए हर पल को याद कर रहा था। उसे लगता था कि ये सब कुछ उस श्राप का हिस्सा है और उस चीनी साथी की मदद ना कर पाने का बोझ, जिसे उसकी आंखों के सामने से पुल के नीचे गिराया गया था और जो हमेशा उसके साथ था। इसी दौरान जैक नाम का दुकानदार, जो रॉबर्ट का पुराना परिचित था, उसके पास खाना और साथ देने आता रहा। एक दिन रॉबर्ट जैक के सामने टूटकर कह बैठा कि शायद ग्लैडिस और केटी कभी नहीं लौटेंगे, और फिर फूट फूट कर रो पड़ा। फिर भी उम्मीद की आखिरी टिमटिमाती लौ को पकड़ते हुए रॉबर्ट ने अपने लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाना शुरू की ताकि अगर कभी उसका परिवार लौट आए तो वो तैयार रहे। एक दिन रॉबर्ट को अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में एक प्यारी सी डॉग मिली, अपने नन्हे नन्हे पपीज के साथ। रॉबर्ट ने बिना सोचे समझे उन्हें अपना लिया और उनकी देखभाल की। डॉग और उसके पपीज के आने से रॉबर्ट की खामोशी में फिर से जिंदगी आ गई। धीरे धीरे जैक भी उसका साथी बन गया, उसका दुख बांटता था और साथ चलता। जैक की मदद से रॉबर्ट ने वहाँ एक छोटा सा कैबिन बना लिया, जहाँ कभी उसका असली घर था। सालों तक ग्लैडिस और केटी के लौट आने का इंतजार करने के बाद रॉबर्ट वापस लकड़ी काटने का काम करने लगा, लेकिन अब उसकी ताकत पहले जैसी नहीं थी। उसके नए जवान साथी उसे सिर्फ एक बूढ़ा मजदूर समझते थे। उनके लिए रॉबर्ट बस एक धीमा और बेकार कामगार था। इसलिए वो वापस अपने छोटे शांत घर आ गया, जहां भले ही अब उसकी पत्नी और बेटी नहीं थी, लेकिन उसकी डॉग ने खुशी से उछलकर उसका स्वागत किया। रॉबर्ट गांव में छोटे छोटे काम करने लगा। धीरे धीरे उसने थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर 2 घोड़े और एक गाड़ी खरीद ली। इन्हीं की मदद से उसने सामान और सवारी ढोने का काम शुरू किया। इसी दौरान उसकी मुलाकात क्लेयर से हुई, एक शांत और समझदार औरत जो फायर टावर में काम करती थी। जब क्लेयर को रॉबर्ट की पत्नी और बेटी को खोने की कहानी पता चली तो उसने रॉबर्ट से ऐसी बातें की जो उसके दिल को छू गई। क्लेयर ने कहा कि चाहे रॉबर्ट को लगे कि उसकी ज़िंदगी खाली और बेकार हो गई है, लेकिन वो किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। उसके अंदर भलाई है, दूसरों और उन असहाय जानवरों के लिए, जिसे उसने अपना कर अपने घर में शरण दी। अब एक रात रॉबर्ट को लगा जैसे उसकी बेटी केटी लौट आई हो।
उसने घर के बाहर एक घायल छोटी लड़की को पड़ा पाया। रॉबर्ट जानता था कि इतनी भयानक आग में केटी का बचना लगभग इम्पॉसिबल था, फिर भी उसके दिल ने मान लिया कि ये उसकी बेटी ही है। रॉबर्ट ने उस लड़की को घर ले जाकर देखभाल की, उसकी टूटी टांग ठीक की और घाव साफ किए। उसे देखते हुए ही रॉबर्ट केटी की बचपन की यादों में खो गया, जैसे किस्मत ने एक बार फिर उसकी बेटी वापस दे दी हो। लेकिन सुबह जब उसकी नींद खुली तो लड़की गायब थी। रॉबर्ट समझ नहीं पाया कि ये सच था या उसकी कल्पना। उसे लगा शायद उसके मन ने आखिरी बार अपनी बेटी की देखभाल करने की छवि खुद बना ली हो। अब कई दिनों तक रॉबर्ट उस लड़की को जंगल में ढूंढता रहा, पर उसे कुछ नहीं मिला। फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। हर रात वो अपने दरवाजे पर थोड़ा खाना रख देता, ताकि अगर लड़की लौट आए तो भूखी ना रहे। लेकिन सालों बीत गए, वो लड़की कभी वापस नहीं आई। अब अपनी ज़िंदगी की आखिरी सालों में रॉबर्ट अक्सर ट्रेन से स्पोकाने शहर जाने लगा। वहाँ वो तेज़ी से बढ़ती दुनिया को देखकर हैरान हो जाता। और एक दिन एक दुकान की खिड़की से उसने टीवी पर एक अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी का चक्कर लगाते देखा। उसने सालों बाद पहली बार आईने में अपना चेहरा भी देखा। उस मोमेंट पे रॉबर्ट को लगा कि शायद अब वो अपनी ज़िंदगी को थोड़ा समझने लगा है। लेकिन उसे ये भी महसूस हुआ कि वक्त उसके हाथ से कब का निकल चुका है। इसी दौरान रॉबर्ट ने एक प्लेन में उड़ान भरी। पहली बार आसमान से दुनिया को देखकर उसे लगा कि वो भी इस बड़ी सी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। नीले आसमान और ऊंचाई में उसने सालों के दर्द के बाद अपनी अच्छी यादों को फिर से अपनाना सीख लिया, और उन यादों से ही उसे थोड़ी सी शांति मिली। आखिर में 1968 की एक शांत रात को रॉबर्ट अपने उस पुराने घर में सोए सोए ही इस दुनिया से शांतिपूर्वक विदा हो गया। उसी घर में जहां पूरी ज़िंदगी उसने अपनी पत्नी और बेटी का इंतज़ार किया था। वो बिल्कुल चुपचाप चला गया, शांत, अकेला और लगभग अनदेखा, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी थी। और इसी के साथ ट्रेन ड्रीम्स मूवी की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।